बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्विजिशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ। कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक्विजिशन क्या चीज़ होती है और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। यानी हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो टेक्निकल लोग हैं उनकी तरफ हम देखेंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि वो हमें ये वाली टेक्नोलॉजी बना कर दें या फिर इम्प्लीमेंट करके दें। तो अगर तो उनके अंदर कैपेबिलिटी हुई इस काम की तो वो हमें करके देंगे डेफिनेटली। लेकिन इन केस कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, तो फिर क्या होगा? तो फिर उस सूरत में हमने ये कहा था कि हम टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लेते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसको बेसिकली टेक्नोलॉजी एक्विजिशन कहते हैं। फिर हमने कहा था कि ये 3 क्वेश्चंस हैं जो इसको एड्रेस करने चाहिए हमें। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि टेक्नोलॉजी हम क्यों एक्वायर करना चाहते हैं, वाई डू वी वांट टू एक्वायर टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए हमने कहा था उसके पीछे 4 मोटिव्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हम टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं। तो वो 4 मोटिव्स हमने पढ़े थे। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि हम टेक्नोलॉजी किस से एक्वायर करेंगे। तो उसमें हमने कहा था कि 3 डिफरेंट एक्टर्स हो सकते हैं जिनसे हम टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी हो सकती है, या कोई नया बिज़नेस स्टार्टअप जिसे कहते हैं वो हो सकता है, या कोई भी 2 ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर हो सकता है, कम्बिनेशन हो सकता है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन कि हम टेक्नोलॉजी कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन उसमें हम एड्रेस करते हैं लास्ट, वो ये होता है हाउ मैच्योर इज़ द टेक्नोलॉजी एंड हाउ माइट दिस इफ़ेक्ट आवर एक्विजिशन ऑप्शंस। अब जब हम टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें एक बात याद रहे कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम एक्वायर करने लगे हैं उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि लेट्स सपोज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। उसके लिए आपको पता है ना कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास ऑलरेडी बने बनाए सॉफ्टवेयर सैंपल के तौर पर पड़े होते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवानी है, ऑनलाइन शॉपिंग की जो होती है, तो उसके लिए हज़ारों ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास बनी बनाई पड़ी होती हैं। लेकिन आपने उसके अंदर फिर भी डेवलपमेंट करवानी होती है। उस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो कैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स थोड़ी सी उससे डिफरेंट होंगी। ठीक है, आप उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजिंग करवा लेंगे वेबसाइट की, या उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंजिंग करवा लेंगे। तो इस तरह मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करवाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की जो मेच्योरिटी होती है बेसिकली वो यही चीज़ है कि टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब वो डेवलपमेंट क्या होनी है, कितनी होनी है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की आप डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। अब इसी तरह जो इसकी ये हमने कहा है कि ये टेक्नोलॉजी की मेच्योरिटी होती है। ठीक है, अब जो मेच्योरिटी होती है ना, इसकी भी रेंज होती है। अब इसकी रेंज क्या होती है, ये जैसे लिखा है फॉर एग्जांपल एक ये हो सकती है कि एक ये बिल्कुल ही नए सिरे से आपने बनवानी है, सिंपली ए न्यू साइंटिफिक प्रॉब्लम और ए मार्केट रेडी। अब इसमें देखें ना 2 तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर। एक है कि आपने बिल्कुल ही नए सिरे से बनवाना है, वो जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो बिल्कुल ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को मैच नहीं कर रही। एक होती है मार्केट रेडी। मार्केट रेडी से मुराद ये है कि उसमें आपने बस 19-20 की चेंजिंग करवानी है, लोगो चेंज करवा लेंगे, कलर स्कीम चेंज करवा लेंगे, कि फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करवा लेंगे, हेडर फुटर चेंज करवा लेंगे, इसी तरह इमेजेस चेंज करवा लेंगे। तो मतलब ये वाली वेबसाइट जो मार्केट रेडी है। ठीक है, तो इसकी मेच्योरिटी ज़्यादा है ना। अब इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट की कम ज़रूरत है। ये जो मार्केट रेडी है ना, इसको डेवलपमेंट की कम ज़रूरत है, ये मेच्योर है। और एज़ कम्पेयर टू दिस वन कि ये जो लिखा हुआ है न्यू साइंटिफिक प्रॉब्लम, तो इसका क्या मतलब है कि इस वाले की मेच्योरिटी कम है। ये वेबसाइट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं उनके साथ ज़्यादा मैच नहीं करती। तो आपको बिल्कुल ज़ीरो से इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा जब आप इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करेंगे। तो ये है टेक्नोलॉजी की मेच्योरिटी।
तो आपने इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी मेच्योर है। ठीक है, अब इसको फॉर्मली पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द टेक्नोलॉजी यू प्लान टू एक्वायर विल टिपिकली रिक्वायर फर्दर डेवलपमेंट। वही बात आ गई ना कि आप जो वेबसाइट बनवाएंगे एग्जैक्ट तो वो उसी तरह नहीं होगी ना जैसे आप मतलब चाह रहे हैं, तो अब उसमें कुछ डेवलपमेंट आप करवाएंगे तब जाके वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। इट्स लेवल ऑफ मेच्योरिटी may range from something that is simply a new scientific problem or a market ready। या तो वो बिल्कुल ही आपकी जो है आपका गोल उससे रेलिवेंट नहीं होगी, ठीक है, एक नया प्रॉब्लम होगा, या फिर मार्केट रेडी होगी, यानी उसमें 19-20 की कोई चेंजिंग आप करवाएंगे, बाकी वो मेच्योर होगी। द मेच्योरिटी लेवल एंड द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू ब्रिंग इट अप टू द लेवल ऑफ योर फर्म रिक्वायर्स आर ऑब्वियसली हाईली सिग्निफिकेंट। वो ये कह रहा है कि मेच्योरिटी लेवल जानना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब आप किसी प्रोडक्ट का मेच्योरिटी लेवल पता करेंगे तो तभी आपको पता चल जाएगा ना कि ये जो प्रोडक्ट है ये टेक्नोलॉजी है कितनी देर में हमें मिल जाएगी, और ये कौन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको किस तरह से मीट कर पाएगी। तो मेच्योरिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इस मेच्योरिटी लेवल को मेजर करने के लिए ना कुछ फ्रेमवर्क होता है हमारे पास। ठीक है, फ्रेमवर्क कहते हैं यूजली मेथड को। तो इसको मेजर करने के लिए वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं। एक नासा का फ्रेमवर्क है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नासा जो इंस्टीट्यूट है को पता है अमेरिका का, जिसमें वो स्पेस से रेलिवेंट रिसर्च की जाती है, जो शटल्स वगैरह को भेजते हैं आसमान चांद पे और वगैरह इस तरह के काम करते हैं। तो एक उन्होंने फ्रेमवर्क बना के दिया हुआ है। एक ये है ऑर्गेनाइजेशन STAM, साइंस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड मार्केट मॉडल। ठीक है जी, एक इनका ये फेज़ है, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। इससे बेसिकली हम करते क्या है कि हम टेक्नोलॉजी अपनी की मेच्योरिटी लेवल को मेजर करते हैं। अब उसको किस तरह से मेजर करते हैं ये इन सब की बारी बारी बताया गया है। अब साइंस में हम S स्टैंड्स फॉर साइंस, ये T फॉर टेक्नोलॉजी, A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन एंड M इज़ फॉर मार्केट। अच्छा, इनमें से जो हर फेज़ है ना अगले फेज़ के साथ अटैच होता है। जैसे ये देखें, पहला साइंस है ना, तो इसके बाद साइंस/टेक्नोलॉजी है, ये अगला इसके साथ अटैच है। साइंस के साथ इससे अगला अटैच है। अब टेक्नोलॉजी है तो इससे इसके साथ अगला एप्लीकेशन वाला अटैच है। एप्लीकेशन है तो उसके साथ इसी तरह मार्केट अटैच। अब ये होता क्या है बारी बारी, लेट्स रीड दम। साइंस, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना एंड और अंडरपिनिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। बेसिकली इसके अंदर हम ये करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना, यानी जो हम प्रोडक्ट या जो टेक्नोलॉजी हम अप्लाई करवा रहे हैं, एक्वायर करवा रहे हैं, उसका साइंटिफिक फिनोमिना क्या है। यानी अगर हम उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो साइंटिफिकली किस हद तक हमें हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है ना, यानी हेल्पफुल होने से मुराद है कि वो हमारे ऑपरेशंस को कितना आसान बना सकती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है उसको कितना आसान बना सकती है, यानी कितना हेल्पफुल हो सकती है, इसका मतलब है। तो साइंटिफिक फिनोमिना हम देखते हैं साइंस के अंदर। फिर आगे साइंस/टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन। अच्छा जी, साइंस/टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ए साइंटिफिक फिनोमिना टू सपोर्ट ए न्यू मार्केट डायरेक्टेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, शोइंग द फिजिबिलिटी ऑफ द सपोर्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू बी इंटीग्रेटेड इनटू एन एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं आपको इस वर्ड का बता दूं, फिजिबिलिटी क्या होती है। फिजिबिलिटी बेसिकली ये होती है जब आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं ना, लेट्स सपोज आपने कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, कोई नया कॉलेज बनाना है, कॉलेज लेट्स सपोज बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप फिजिबिलिटी बनाएंगे। फिजिबिलिटी एक पेपर के ऊपर एक होता है पैटर्न। फिजिबिलिटी के अंदर आप सारा कुछ लिखते हैं कि इस कॉलेज के लिए इतनी लैंड रिक्वायर है, इतना स्टाफ रिक्वायर है, इतना बजट रिक्वायर है, ये टेक्नोलॉजी रिक्वायर है, और इतने साल के अंदर ये इतनी अर्निंग कर लेगी, इतना एक्सपेंस आएगा, इतने बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये फिर आगे इसकी टाइप्स होती हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी वगैरह वगैरह।
बेसिकली फिजिबिलिटी ये होती है कि कोई भी जो नया प्रोजेक्ट आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल करवाना है, उसकी ईच एंड एवरी डिटेल आपने कवर करनी होती है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन के अंदर बेसिकली वो ये बता रहा है कि साइंस को जब आपने टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है ना, कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले उसकी आपने फिजिबिलिटी करनी है। मार्केट ड्रिवन फिजिबिलिटी आप उसकी करेंगे, यानी मार्केट में उससे रेलिवेंट आप सारा कुछ देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी आपने अप्लाई करनी है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसके लिए स्टाफ किस तरह का चाहिए होगा, कि हम किस तरह से उसको हैंडल करेंगे टेक्नोलॉजी को, हमें वो कितनी यूज़फुल होगी वगैरह वगैरह। ये सारी उसकी चीज़ें हम इसकी फिजिबिलिटी में लिख देंगे। ठीक है जी, समझ आइए। तो ये है साइंटिफिक फिनोमिना से हम किस में, अब टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन हुई है। अब आगे है जी टेक्नोलॉजी। इसमें वो कहता है टेक्नोलॉजी इमरजेंस, इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट डायरेक्टेड टेक्नोलॉजी टू ए पॉइंट वेयर इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन ए मार्केट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। इसके अंदर वो ये कहता है जी, हमने अपनी टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना है और उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस करना है। यानी जो टेक्नोलॉजी हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, उसका मैच्योरिटी लेवल हम देखना चाहते हैं ना, तो हम देखेंगे कि कितनी वो रिलायबल है और कितनी उसकी परफॉर्मेंस है। अगर उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, तो तभी वो टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी। ठीक है, यानी उसकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी तो तभी तो वो इस बात के ऊपर पूरा उतरेगी ना, मार्केट रेडी। अगर उसकी परफॉर्मेंस ही कम है और अगर उसकी रिलायबिलिटी ही कम है, तो फिर तो वो ये साइंटिफिक प्रॉब्लम बन जाएगा। यानी हमें उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करवानी पड़ेगी, फिर उसकी रिलायबिलिटी इंप्रूव करवानी पड़ेगी, जो कि लंबा काम हो जाएगा, फिर वो मार्केट ड्रिवन नहीं रहेगी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हमने किस तरह की एक्वायर करनी है, जिसका मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा होगा। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली हम वो चीज़ देखेंगे कि हमारी जो एक्वायर कर रहे हैं हम उसकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस लेवल क्या है। फिर इसी तरह टेक्नोलॉजी से हम एप्लीकेशन ट्रांजिशन में जाते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन टू ए पॉइंट वेयर कमर्शियल पोटेंशियल कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू रेवेन्यू जनरेशन। अब एप्लीकेशन क्या होती है सॉरी, जैसे हम कहते हैं एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या एक वेब एप्लीकेशन है। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है, आप समझ लें। ये जब पूरा एक पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, इसको एप्लीकेशन कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि कैलकुलेटर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ये होती है कि किस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, और एप्लीकेशन क्या होती है, जो फाइनल एक प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाती है। तो अब फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने कैलकुलेटर आता है ना, तो उसको हम फिर एप्लीकेशन कह देते हैं। अब इस ट्रांजिशन में वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र होकर हमारे पास एप्लीकेशन में आ गई है, उसका मार्केट पोटेंशियल कितना है, मार्केट पोटेंशियल या कमर्शियल पोटेंशियल कितना है। अच्छा, कमर्शियल पोटेंशियल ये होता है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं, ठीक है, हम कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं, तो उसकी मार्केट में पहले वैल्यू क्या है, यानी कितने और लोग हैं जिन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन या इस तरह की टेक्नोलॉजी पहले ली हुई है। इसको हम कहते हैं कमर्शियल पोटेंशियल। जिस तरह मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूँ ना, जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं या मोबाइल, तो ख़रीदते वक्त कई लोग ये भी देखते हैं कि इसका कमर्शियल पोटेंशियल कितना है या मार्केट पोटेंशियल। यानी अगर हम कल को इस गाड़ी को या मोबाइल को बेचना चाहें तो इसकी मार्केट में क्या पोटेंशियल है। ठीक है, ये ना कि हम किसी ऐसे ब्रांड का मोबाइल या गाड़ी ले लें कि जिसकी मार्केट में वैल्यू ही ना हो, लोग ख़रीदते ही ना हो, उसके पोटेंशियल ही ना हो। ठीक है, और पोटेंशियल उसका क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी अच्छी नहीं होती। तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या देखना है कि हमने जब टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है तो उसका पोटेंशियल कितना है मार्केट के अंदर। ठीक है जी, हाँ जी, एप्लीकेशन आ गया। अब एप्लीकेशन क्या है जी, इम्प्रूविंग द प्राइस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन टू ए पॉइंट वेयर सस्टेनेबल बिजनेस पोटेंशियल कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अब वही बात है, इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि आपने जो एप्लीकेशन रिसीव करनी है
जो आप एक्वायर करेंगे, किसी से बनवाएंगे ना, किसी से लेंगे। अब उसमें डेवलपमेंट आपने करवाने के बाद उसको इस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेनेबल बिजनेस पोटेंशियल आपको मिल जाए। ये सस्टेनेबल बिजनेस पोटेंशियल ये होता है कि लंबे अरसे तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट मिले ना, काफ़ी लंबे अरसे तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिलता रहे, तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल बिजनेस पोटेंशियल। तो आपने एप्लीकेशन जो एक्वायर करनी है उसका मेच्योरिटी लेवल इस तरह का होना चाहिए कि वो लंबे अरसे तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट लेकर दे। ठीक है जी। फिर है मार्केट, तो ये सिंपल है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। मार्केट, कमर्शियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट लीडिंग टू सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब आप किसी एक एप्लीकेशन को या टेक्नोलॉजी को एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तीसरी बार, इस तरह मल्टीपल करते हैं, तो उससे पूरी एक इंडस्ट्री बन जाती है। आपको पता है ना इंडस्ट्री क्या होती है? पहले ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर उसके ऊपर इंडस्ट्री होती है, फिर उसके ऊपर स्टेट लेवल होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ आएगी तो फिर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आएगी। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ आएगी तो फिर एंड पे क्या होगा, आपकी मार्केट के थ्रू इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रोथ आएगी। तो ये है जी मेजर करना टेक्नोलॉजी का मैच्योरिटी लेवल। ठीक है जी, ये तीसरा क्वेश्चन था जिसको हमने एड्रेस किया। अब इसमें कुछ यूज़फुल क्वेश्चंस होते हैं टेक्नोलॉजी एक्विजिशन में। फर्स्ट क्या है जी, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कुड बी कंसीडर्ड एज ए सोर्स फॉर द टेक्नोलॉजी। सोर्स फॉर द टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, यानी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो सकता है कि हमने किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जो है टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना है। फिर हो सकता है व्हाट आर देयर की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हमने एक्वायर करना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कौन सी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से मिलती जुलती हैं या नहीं, ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर है व्हाट आर देयर मोटिवेशंस इन सेलिंग या गिविंग द टेक्नोलॉजी टू अस, यानी ये देखें कि वो हमें टेक्नोलॉजी दे क्यों रहे हैं, वजह क्या है, क्या वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए दे रहे हैं या वो कोई और इसमें मफाद देख रहे हैं। तो ये हम क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। फिर है व्हाट अल्टरनेटिव पार्टनरिंग ऑप्शंस कुड वी कंसीडर, यानी एक तो है ना हम डायरेक्ट उनसे सिर्फ एक्वायर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, एक ये भी हो सकता है कि हम उन्हें कहीं भाईजान हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें, कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ आपको हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में और कुछ आपके एम्प्लॉयज़ करेंगे, तो इस तरह मिलजुल के इस तरह ये होगा, हमारा एक्सपेंस कम आ जाएगा और हमारे एम्प्लॉयज़ सीख भी लेंगे। अगर फ्यूचर में कहीं टेक्नोलॉजी फिर अप्लाई करनी पड़े इस तरह की, तो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ कर लेंगे। तो इसमें हम फिर क्या देखें, पार्टनरशिप करने का। व्हाट डिग्री ऑफ मेच्योरिटी विल द टेक्नोलॉजी हैव एट द एंड ऑफ एक्विजिशन, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया जी। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम देखेंगे। अच्छा, अब है जी एक्विजिशन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है जी, नंबर देना बेसिकली किस चीज़ को, जैसे टीचर आपका क्विज चेक करके उसको इवैल्यूएट करता है, यानी उसकी मार्किंग करता है। ठीक है जी। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड ए टेक्नोलॉजी you want to acquire and a possible source from which to obtain it, you need to thoroughly assess whether the proposed acquisition is likely to meet your needs। यानी वो ये कह रहा है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ से एक्वायर करनी है, तो इसके बाद आपने रिलीजियसली फॉलो करना है। आपने देखना है कि क्या ये टेक्नोलॉजी आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएगी। दिस सेक्शन विल हेल्प यू do this in a structured way in terms of 3 main factors। वो कह रहा है 3 तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये फैक्टर आपको हेल्पफुल होंगे। पहला क्या है, योर कंपनीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड यूज़ द टेक्नोलॉजी, यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी एक्वायर तो कर रहे हैं, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी कैपेसिटी है कि वो इसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवा लें कि सिस्टम उनको सपोर्ट ही ना करते हो, तो फिर उस सॉफ्टवेयर को लेने का फ़ायदा क्या। ठीक है जी, तो आपने इस तरह की टेक्नोलॉजी लेनी है जो आपका सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर सके। फिर है जी कंपैटिबिलिटी ऑफ यू एंड योर पोटेंशियल पार्टनर,
अगर आपने पार्टनरशिप पे लेनी है टेक्नोलॉजी, तो फिर आप जिससे ले रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों कंपेटेबल होनी चाहिए। यानी दोनों के जो गोल्स हैं वो मिलते जुलते होने चाहिए। ये ना हो एक हेल्थ सेक्टर का है, दूसरा एजुकेशन सेक्टर का है, दोनों के गोल्स ही डिफरेंट डिफरेंट है। फिर तीसरा है जी, सूटेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर योर नीड्स। क्या ये टेक्नोलॉजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के विजन को या गोल को या ऑब्जेक्टिव को मीट करती है या नहीं। तो इस तरह से आप इवेल्यूएशन करेंगे इन 3 क्वेश्चंस के ज़रिए टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने से पहले। अब ये इन 3 क्वेश्चंस की डिटेल दी हुई है जी। सबसे पहले एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, कैन यू एसिमिलेट द टेक्नोलॉजी। अब ये वाले पैरे में वही बात लिखी हुई है कि आपने जब टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना है तो उससे पहले अच्छी तरह उसकी असेसमेंट करनी है। अब बेसिकली इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर, वो ये नीचे वाले पॉइंट्स हैं, इनको मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला, इट्स लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज कंसर्निंग द टेक्नोलॉजी टू बी एक्वायर्ड। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी हम एक्वायर कर रहे हैं उसके लिए कितने लेवल का टेक्निकल नॉलेज चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लें कि जो हो तो बड़ी एफिशिएंट अच्छी हो, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ को इस्तेमाल करनी ना आए, चलाना ही ना आए, तो फिर क्या फ़ायदा। तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर, या ये जो पहला पॉइंट है कंपनीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, इसमें पहले आपने चीज़ क्या देखनी है कि आपने वो टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है कि जिसका टेक्निकल नॉलेज जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ की समझ में भी आ सके। ये ना उनको समझ ही ना आए कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किस तरह करना है। फिर दूसरी चीज़ में ये देखना चाहिए इट्स लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़। यानी जो टेक्नोलॉजी आप एक्वायर कर रहे हैं वो कितनी पुरानी है। अगर वो पुरानी है, उसका एक्सपीरियंस है, तो फिर वो डेफिनेटली अच्छी होगी, मार्केट में लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे, उसकी आउटपुट बेहतरीन आ रही होगी। अगर उस टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस इतना नहीं है तो फिर उससे आपको हाथ खींच लेना चाहिए। इसके बाद है जी इट्स स्टॉक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोडक्ट बनाई है दुनिया में कोई भी, उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, मतलब वो जो प्रोडक्ट है ना वो आपके नाम रहेगी। अब उसके एग्जैक्ट दिन कितने होते हैं वो मेरे जहन में नहीं आ रहे, ये एक इंटरनेशनल लॉ है कि कोई भी दुनिया में प्रोडक्ट जब पहली बार कोई शख्स बनाता है ना, जैसे बैटरी बनाई थी वोल्टा ने, ठीक है, तब उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके नाम थी शुरू में जब बनाई गई थी। मेरे ख्याल से 90 दिन होते हैं अगर मैं बोल नहीं रहा तो 90 दिन के अंदर कोई भी शख्स उस तरह की प्रोडक्ट नहीं बना सकता जो उन्होंने बैटरी बनाई थी। 90 दिन के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो पब्लिक हो जाएगी, यानी कमर्शियल हो जाएगी, उसके बाद आप बेशक उसको कॉपी करना शुरू कर दें। इसी तरह अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने फ़र्स्ट टाइम बनाया है तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी वो आपके नाम होगी। फिर कुछ अरसे के बाद आप उसको पब्लिक करेंगे, वो 90 दिन या जितना भी टाइम होता है, उसके बाद फिर उसकी जो मर्ज़ी कॉपी कर लें। ठीक है जी। आपने देखा होगा कि जब ये नए मोबाइल का मॉडल लॉन्च होता है, आईफोन का या सैमसंग का, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लॉन्च होने से पहले लीक हो जाता है। तो अगर वो कोई और कंपनी उसको कॉपी कर लेना तो फिर वो उसके ऊपर केस कर देते हैं कि इन्होंने हमारा इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट जो है वो चुरा लिया। तो जो टेक्नोलॉजी आपने एक्वायर करनी है तो उसमें देखना है आपने कि उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो अभी नहीं रहता कहीं, ये नो आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दें और पता चले ये तो किसी और की कॉपी की हुई थी और आप भी फंस जाएं उसमें। फिर आपने देखना है जी इट्स विलिंगनेस टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ फ्राम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये देखना है कि जो टेक्नोलॉजी आपने की है एक्वायर, क्या उसके अंदर फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट की जा सकती है, तब्दीली की जा सकती है, कोई नए आइडियाज़ इसके अंदर अप्लाई किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, ये चीज़ आप देखेंगे। फिर ये दूसरा पार्ट है जी। पहला ये था कि कंपनीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, फिर है कंपेटिबिलिटी ऑफ यू एंड योर पार्टनर। तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ कंपेटिबिलिटी between you and your partner and includes what is often referred to as due diligence।
ड्यू डिलीजेंस कहते हैं काफ़ी देर तक गौर व फिक्र करना। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि जब आपने टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है तो इसमें आपने ये करना है कि अपने पार्टनर और आपकी दोनों की कंपैटिबिलिटी देखनी है और इस पर काफ़ी गौर व फिक्र करना है। अब वो कैसे देखनी है, उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होता है, ये होता है सबसे पहले आपने देखना है डू दी पार्टनर्स अंडरस्टैंड ईच अदर मोटिव्स, कि मैं और पार्टनर जिसके साथ मिलकर हम कर रहे हैं क्या हम एक दूसरे के मोटिव्स को समझते हैं, क्या हम एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। अगर समझते हैं तो फिर डेफिनेटली सही एक्वायर होगी, अगर नहीं समझते तो फिर आप पार्टनर चेंज कर लें। फिर आप देखेंगे विल द अलायंस वर्क इन वेज कंपैटिबल विद द नीड्स ऑफ दोज इन्वॉल्व। अलायंस कहते हैं जुड़ना, यानी दो ग्रुपों का इकट्ठा काम करना, अलायंस गठजोड़। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो गठजोड़ है किसी दूसरे पार्टनर के साथ, क्या वो आपकी नीड्स के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के साथ। फिर आप देखेंगे आर दी पार्टनर्स म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर दी अलायंस टू सक्सीड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो है ना अलायंस पार्टनर्स, वो म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। समटाइम्स आप सुनते ही रहते हैं कि बिजनेस पार्टनर से दो और उनमें से एक ने दूसरे के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, ऐसे सुना है ना आपने। तो वो किस लिए होता है कि वो जो पार्टनर होते हैं ना वो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उनमें से एक जो होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, सारा कुछ अपने हाथ में ले लेता है और फिर वो दूसरे के पार्टनर को दूसरे के बिज़नेस के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है। तो आपने इसमें ये चीज़ देखना है कि पार्टनर्स म्यूचुअली डिपेंडेंट हों एक दूसरे के ऊपर। फिर है जी विल द अलायंस मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। अभी स्टेक होल्डर किसको कहते हैं आपको पता है? स्टेक होल्डर ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, तो इसके स्टेक होल्डर कौन से हैं? जो लोग इसके साथ अटैच हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे अफेक्ट हो रहे हैं, इसको अफेक्ट कर रहे हैं या इससे अफेक्ट हो रहे हैं, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ स्टेक होल्डर हैं, आप स्टूडेंट स्टेक होल्डर हैं, आपके पेरेंट्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं तो वो भी स्टेक होल्डर हैं, सोसाइटी इससे अफेक्ट हो रही है कि पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं तो इससे फ़ायदा हो रहा है, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो डायरेक्टली उससे अफेक्ट हों या उसको अफेक्ट कर रहे हों। तो ये दूसरा था जी एक्विजिशन को एवेल्यूएशन करने के जो 3 फैक्टर थे। पहला था अपनी कंपनी की आप कैपेबिलिटी देखते हैं कि वो अब्जॉर्व कर पाएगी कि नहीं, फिर आप कंपैटिबिलिटी देखते हैं अपने पार्टनर के साथ, फिर तीसरा है जी सूटेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर योर नीड्स। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये जी फाइनली यू नीड टू डिसाइड वेदर द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ सूटेबल फॉर योर नीड्स। डेफिनेटली अगर वो सूटेबल है आपकी नीड के लिए तो तभी आप उसको आगे लेके चलेंगे। फर्स्ट कंसीडर योर ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपको इसमें ना मोटी मोटी बात बताता हूँ। सूटेबल से मुराद ये होता है जब आपने एक टेक्नोलॉजी को फाइनलाइज कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया, एक्वायर करने के बाद आपने डिटेल एनालिसिस एंड तक जारी रखना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं केस स्टडी पढ़ रहा था, मुझे अभी उसी का नाम नहीं आ रहा, मैं वो सोच रहा हूँ। उसमें उन्होंने ये किया था, बेसिकली ये थी ब्रिटिश थी, मैं कोशिश करूँगा इसकी केस स्टडी मिल जाए तो आपसे शेयर कर दूँ। उन्होंने इसी तरह टेक्नोलॉजी के पहले 3 स्टेप को पूरा किया था, आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन को, लेकिन ये जो तीसरे के अंदर एंड पे आके होता है ना सूटेबिलिटी चेक करना, इसमें उन्होंने लैग किया था, उन्हें पता नहीं कितने $1 मिलियन का लॉस हुआ था। तो आपने ये डिसाइड करना है आखिरी स्टेप तक ये टेक्नोलॉजी आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है तो फिर इसको लें। जैसे आप एक नॉर्मल सुनते हैं ना कि आप दुकान से कोई चीज़ खरीदने जाएं तो वो उससे आपकी ज़रूरत की हो ना हो तो वो उससे रेलिवेंट कोई और पड़ी हो तो वो उठा के दे देता है। अगर वो चीज़ उसके पास ना हो जो आप डिमांड कर रहे हैं तो वो उससे मिलती जुलती कोई उठा के दे देता है, बस अपनी सेल करने के लिए। तो आपने फाइनली सिलेक्ट करने से पहले ये देखना है कि वो सूटेबल है कि नहीं। आगे है एक्विजिशन के ऑप्शंस। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ना ये उनसे डिफरेंट हैं जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे स्टेप्स, उनसे। अब ये ऑप्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जी फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनको मैं साथ साथ बताता जाता हूँ आपको।
अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या होता है कि आपको पता है टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट होती रहती है, इन्हांसमेंट होती रहती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का मतलब इसमें ये है कि नॉलेज जो है ना एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र होना चाहिए। एक पार्टी से दूसरी पार्टी से मुराद ये है कि आप हैं टेक्नोलॉजी एक्वायर करने वाले और दूसरा कोई होगा जो एक्वायर कर रहा है आपको, यानी दे रहा है आपको। तो दोनों के दरमियान में नॉलेज जो है वो कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र होता रहना चाहिए। अब इसके 3 मेन अप्रोचेज़ हैं जी। पहली क्या है, टेक्नोलॉजी कैन बी डेवलप इंटरनली, फिर दूसरी होती है एक्सटर्नली और तीसरी होती है कोलैबोरेशन से। इनके आगे डिटेल शायद दी हुई नहीं दी हुई, मैं आपको ये बताता हूँ। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो 3 तरह से होती है। या इंटरनली होती है, यानी आपने टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली है ना, अब उसमें जो थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है ना वो आपके अपने एम्प्लॉयज़ कर लेंगे, ये होती है इंटरनल। फिर होती है एक्सटर्नली, यानी अब आपने डेवलपमेंट भी करवाने के लिए भी एक्सटर्नल देखना है दूसरे लोगों को जहाँ से एक्वायर किया। तीसरा होती है कोलैबोरेटिवली, अब इसमें ये होगा कुछ आपके एम्प्लॉयज़ कर लेंगे, कुछ वो करके देंगे, तो ये होती है कोलैबोरेशन से। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। फिर दूसरा स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। कॉन्ट्रैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, सारा कुछ रिटर्न लेकर आते हैं ताकि फ्यूचर में कोई लीगल इशू ना हो जाए। आप उसमें डिसाइड करते हैं कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, क्या हम ख़रीद रहे हैं, कितने में ख़रीद रहे हैं, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, इनके साथ किस तरह के रिलेशंस होंगे, ये चीज़ें इसमें डिसाइड होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलेशंस आपके दरमियान और जिससे आप एक्वायर कर रहे हैं इनके दरमियान होगा। अच्छा, फिर है जी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स। ये भी बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, हम ड्यूटीज़ लिखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जिनसे हम ले रहे हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी और फिर हमारी क्या ड्यूटीज़ होंगी। अगर हमें फ्यूचर में कुछ चेंजिंग करवानी पड़े तो ये उनका राइट है, ये हमारा राइट है, बल्कि हमारा राइट है और उनका फ़र्ज़ है कि वो हमें इस तरह की चेंजेस करके दें, ठीक है जी। और ये निगोशिएशन फेज़ जब आप कर रहे होते हैं ना, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि निगोशिएशन क्या होती है और कैसे करते हैं, तो उसमें आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये आपकी ड्यूटीज़ होंगी, फिर हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उसके अगेंस्ट आपकी ये ड्यूटीज़ होंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में आप डिसाइड करते हैं। फिर है ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी तो फिर हमारे पास कितने अरसे तक उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है जी। ये ना वो टेक्नोलॉजी हमें देकर फिर भी कहीं भाई ये तो हमारे पास ही प्रॉपर्टी रहेगी। तो उसके 3 पॉसिबल वे हो सकते हैं, आप डिसाइड कर लें इनमें से कौन सा करना होता है। पहला होता है जी प्रॉपर्टी जो है वो उसी पार्टी की रहेगी, ठीक है। दूसरी होती है जी दोनों पार्टीज़ के दरमियान में डिवाइड हो जाएगी। नहीं, पहला होता है किसी एक पार्टी की रहेगी, यानी ये हमारी हो जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर जहाँ से टेक्नोलॉजी एक्वायर की है उनकी हो जाए। दूसरा होता है दोनों के दरमियान में शेयर्ड हो, आधी हमारी हो आधी उनकी हो। और तीसरी होती है बिल्कुल हम पब्लिक कर दें, जो मर्ज़ी ले लें। तो ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेसिकली ये क्या थे जी, एक्विजिशन के ऑप्शंस होते हैं, इनमें से कोई भी हम जो है, सारे ही वैसे यूजुअली देखे जाते हैं, लेकिन कोई भी 3-4 इनमें से परफॉर्म करना मस्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये था जी एक्विजिशन के बारे में कुछ। आई होप आपको समझ आया। हमारा ये एक्विजिशन वाला फेज़ कवर हो गया। नेक्स्ट फिर अब हम प्रोसेस फ्रेमवर्क का जो अगला पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से समझें और पढ़ें, फिर कहीं से समझ नहीं आती तो पूछें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।